बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम देखते हैं आज कैसा रहेगा, चूँकि वीकेंड है और कल छुट्टी का दिन है तो मौसम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो बताते हैं आपको, सुबह 6 बजे के करीब आज दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो थी मौसम की सूरत हाल और अब इवेंट्स की तरफ चलते हैं। और आज हमारे पास इवेंट है जी, सोमा इंटरनेशनल लाहौर एग्जीबिशन है। सोमा इंटरनेशनल इनवाइट्स यू टू एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडक्राफ्ट सैंडल्स और इसके साथ साथ कोलापुरी खुस्साज और शूज़ जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे ट्रेडिशनल तरह के, तो ज़रूर जाएगा। ख़ातीन के लिए एक अच्छी एग्जीबिशन होगी और आपको ऑब्वियसली डिस्काउंटेड प्राइस भी दी जाएगी। और वेन्यू है इसका असेंबल लाहौर और स्टार्ट हो रही है ये जी आज दोपहर 12 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे डेली सिटी 42 की। आज की हमारी लीड स्टोरी, सरकारी गाड़ियों के साथ सफरी अलाउंस लेने वालों के लिए अब शिकंजा तैयार कर लिया गया है। फहरिस्त मुरतब करने के लिए महकमा खजाना ने स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। महकमा दाखिला के तरक्याती मंसूबों के लिए 7 अरब 37 करोड़ जारी हो चुके। डेडलाइन भी गुजर गई, एलडीए प्लाजा की तदीन और आइश नामुकम्मल। और वजीर आला की पायलट समला के अहले खाना से मुलाकात, हेलीकॉप्टर के अमले को बाहिफाजत वापस लाएंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। इमरान भाई, आपसे आगाज़ करेंगे। सरकारी गाड़ियों के साथ साथ वो तमाम अफसरान जो सफरी अलाउंस भी लेते हैं, सरकारी गाड़ी भी रखी हुई है, उसका पेट्रोल अलग से मिलता है और उसके अलावा जो तनख्वाह में सफरी अलाउंस मिलता है जिसे TADA भी कहते हैं, वो भी लिया जा रहा है। अब शिकंजा तैयार किया जा रहा है, फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है। सिमल देखें, ऐसे कई मिसालें जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं, क्योंकि हम खुद भी जो है वो सरकारी महकमों की रिपोर्टिंग करते हैं। तो ज़्यादातर जो सरकारी अफसरान हैं जिनकी मैं अगर बात करूं कोई रेशो के हवाले से, तो 100 में से 60% ऐसे अफसरान हैं जिनके पास एक से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, चाहे वो घरों के इस्तेमाल के लिए हैं या ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। अब उसके साथ साथ देखा ये जाए कि उन्हें पेट्रोल की मद में और दीगर मराद की मद में जो है वो फ़ंड मिलते हैं। और अगर बात की जाए सफरी अलाउंस की, जब भी कोई सरकारी अफसर शहर से बाहर जाता है तो चाहे उसके पास सरकारी गाड़ी है या नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो उसे TADA देती है। और ये बात जो है वो मैं हैरान हूँ कि एक अरसे बाद जो है वो इनको अब ये ख्याल आया है कि जी जिनके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं, अगर वो सफरी अलाउंस भी ले रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा तैयार किया जाएगा। और ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि जो अफसरान सरकारी गाड़ियों के हामिल हैं, जिनके पास सरकारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो सफरी अलाउंस लेते हैं। शहर से बाहर जब भी जाते हैं वो रिहाइश की मद में, खाने की मद में और सफरी अलाउंस वो भी लेते हैं। और ये कौन देता है? सरकार ही देती है ना, सरकार ही देती है। अब इसमें देखने वाली ये चीज़ है, ये किस कैटेगरी के अफसरान के लिए ये फॉल होगी, ये चीज़, ये शिकंजा जो है तैयार किया जा रहा है, किस कैटेगरी के अफसरान के लिए होगा। और दूसरी बात ये है कि ये भी देखा जाएगा कि क्या वाकई अफसरान जो है क्या वो रिटर्न ये देते हैं कि जी हमारे पास सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं और हमें जो है वो आप सफरी अलाउंस दें, या सफरी अलाउंस देने से पहले क्या उनसे पूछा ये जाता है कि जी आपके पास गाड़ी है या नहीं है? मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा कोई अफसर नहीं है जिसके पास सरकारी गाड़ी ना हो, जितने भी आला अफसरान हैं। और जिनको आप बाहर किसी भी वर्कशॉप के लिए भेजते हैं, शहर से बाहर किसी दूसरे काम के लिए भेजते हैं, ऑब्वियसली उसके पास गाड़ी तो होती है। और अब जो है वो आप ये चीज़ सामने आ रही है कि सरकारी गाड़ी होने के बावजूद जो लोग सफरी अलाउंस ले रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो एक्शन। बिल्कुल सही। अब स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। अब देखना ये भी है कि फहरिस्त जो बनेगी वो अफसरान की बने, ये ना हो कि इसमें भी जो है वो और जूनियर ऑफिसर्स को शामिल कर लिया जाए। और जो सीनियर हैं, बनता तो उनका भी है कि अगर उनके पास गाड़ी है तो सफरी अलाउंस तो उनका भी नहीं बनता, तो लिस्ट में उनका नाम भी शामिल होना चाहिए। जब भी किसी मामले को ख़त्म करना हो ना,
तो आपने देखा होगा कि जिस तरह पंजाब हुकूमत जो है वो कमेटी बना देती है, जब कमेटी बना देती है तो वो फिर एक कमेटी बन जाती है, सिफारिशात मुरतब करती है, सिफारिशें आती जाती रहती हैं और फिर वो मामला ठप होकर रह जाता है। इसी तरीके से ये जो सफरी अलाउंस की जिस तरीके से इमरान यूनुस बात कर रहे थे कि अब ऑफिसर्स के पास गाड़ियाँ जो होती हैं, तो ऑफिसर्स तो बाकायदा अच्छी गाड़ी के लिए जो सेक्रेटेरिएट में अगर जाएं तो सरकारी ऑफिसर्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि हमें बेहतर गाड़ी जो है वो गवर्नमेंट गाड़ी चाहिए। और जो एक ख़ास स्केल है 19वें ग्रेड से तकरीबन जो ऑफिसर्स हैं उनको 2-2 गाड़ियां जो हैं वो अलॉट हुकूमत की जाने जाती हैं, जिनमें एक गाड़ी उनके पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ के लिए होती है और दूसरी उनके अहले खाना, उनकी वाइफ और उनके बच्चों के लिए होती है। तो जब हम सफरी अलाउंस के हवाले से बात करते हैं, बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। बड़ी बड़ी इंक्वायरियाँ लगी, आपको याद होगा कि आहद चीमा ही जो DGLD और मंजूर नज़र रहे वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, उनके दौर में जो है वो लाहौर बोर्ड का एक बहुत स्कैंडल जो है वो सामने आया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सूरत हाल देखें सफरी अलाउंस के हवाले से, अभी सिर्फ जो कहा जा रहा है टास्क फोर्स तैयार हो गई है, कौन से ऑफिसर्स इसमें आएंगे वो अभी इसमें जो है वो फिर मालूम होगा। फिर जाहिरी बात है विद इन डिपार्टमेंट ये जो है वो फहरिस्त तैयार होती है, प्रेशर्स होते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक तमाम अफसरान इस कंजे में आएंगे और आने भी चाहिए, मतलब ऑन मेरिट अगर बात की जाए ले रहे हैं। हाँ। तो बात उमर यही चीज़ जो है वो बार बार माइंड में आ रही है कि जो महकमा, चाहे वो महकमा खजाना है या इनका मुतलका डिपार्टमेंट है, जब वो TA-DA जारी करता है तो क्या वो इनसे पहले नहीं पूछता था, रिटर्न नहीं लेता था कि आपके पास गाड़ी है या बात ये है कि डिपार्टमेंट जिसकी आप बात करें वो आपस में तो कलीग हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर जाते हैं, डेप्यूटेशन पे ट्रांसफर होता है, बेटी भाइयों को बचाने के लिए भी तो बहुत से काम किए जाते हैं। ये कौन सा FIA को ये तहकीकात दे रहे हैं इसके? आप देखें सिविल सेक्रेटेरिएट की मिसाल ले लें, कई ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो इंक्वायरियाँ होती हैं, नैब में भी जाते हैं, मामले खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, जब ये NMC के कोर्स खसूसन करने जाते हैं तो ये आपस में कुलीग होते हैं, फिर इनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, सिफारिशें होती हैं। तो और पंजाब में तो ये एक आम जो है मिसाल भी एक आम प्रैक्टिस है ये। हाँ, आम प्रैक्टिस है कि नून लीग की लॉबी का जब तक आप नहीं होंगे तो आप सेक्रेटरी नहीं लग सकते। ये तो एक आम है कि यहाँ पे अगर आपने चीफ कोई भी सेक्रेटरी लगना है, ACS लगना है, तो आपको एक खास जो है वो मुस्लिम ड्राइवेंट जाकर हाजिरी देनी पड़ती है। शहबाज शरीफ खुद इंटरव्यू करते हैं, ये किस चीज़ की निशानदेही है? तो मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो ना DCO लग सकते हैं, ना SHO लग सकता है। यहाँ पर SHO तो सॉरी MNA MPA के मुतलका इलाके के जो होते हैं वो कंसर्न हो जाते हैं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ के शायद बस चले तो SHO, जिस तरीके से एक दफ़ा रिजवान साहब बात कह रहे थे कि वो भी अपनी मर्जी से इलाके के SHO, लेकिन आप SHO की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो वर्क चार्ज मुलाजमीन की फहरिस्त जो है वो वहाँ से फाइनल होती है। लेकिन अगर बात ये की जाए कि देखिए ये चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए थी कि जो अफसरान सरकारी गाड़ी के हामिल हैं उन्हें TA-DA जो है वो मिलना ही नहीं चाहिए। और अब अगर ये चीज़ अब देखा ही जाएगा कि जो इंक्वायरी हो रही है, क्या जो TA-DA कई से ये लोग ले रहे थे, क्या उनकी कटौतियां होंगी उनकी सैलरी से? कभी नहीं है, कभी नहीं। आप भी रिपोर्टिंग आप ये देखें ना, सरकारी अफसरान जो है जो घर इनको अलॉट हुए हुए हैं, यहाँ अगर कैंसिल हो गए हुए हैं तो 20-20 सालों से वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ना बिल पे कर रहे हैं, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना सुई गैस का, और ना ही रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन घरों की तज़ीन और आइश के लिए फंडिंग उन्हें फिर भी हो रही है। डिपार्टमेंट के लोग जो है वो घरों में जाकर उनके पर्सनल काम जो है वो कर रहे होते हैं। ये हर डिपार्टमेंट में ये प्रैक्टिस देखी जा रही है, जिन्होंने अपने दौरे जो है जिस दौरान मुलाजमत मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी कहीं ना कहीं कोई अच्छे बेहतर रवाबित ताल्लुकात रहे हैं, ये वही ऑफिसर्स हैं। आम ऑफिसर्स के पास इतना मिर्जा अदनान बेग, चौधरी एतजाज रसूल, जफर इकबाल ये कमेटी में शामिल है। पहले इनकी तो इंक्वायरी कर लें कि क्या ये भी TA-DA लेते रहे हैं या नहीं, नहीं लेते रहे। उसके बाद लेकिन चलिए अभी हम अगर इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर देख लें, बिकॉज पॉजिटिविटी की बात करनी चाहिए तो चीज़ें शायद बेहतर हो जाती हैं कि टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। लेट्स सी अब ये कौन सी फहरिस्त मुरतब करते हैं और तहकीकात जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। देखिए कितनी टास्क फोर्सेस तश्कील दी गई, और कोई और ऑप्शन नहीं है ना। हमें तो बस एक टास्क फोर्स के पीछे लगा दिया जाता है, इंक्वायरी के पीछे लगा दिया जाता है, और हमारे पास पॉजिटिव रहने के अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं। टास्क फोर्स वैसे फिर अगर इस तरीके से तो सस्ती रोटी स्कीम जो तंदूर आया था उस पर भी जरूर तश्कील देनी चाहिए, जिसमें खुद इनके रहनुमाओं ने इतराफ़ भी किया था कि करप्शन हुई थी। तो टास्क फोर्सेस और महज अपनी हुकूमत की करप्शन को छुपाने के लिए महज कमेटियां बना देना, ये जो चीज़
चीज़ें हैं ये अवाम अब समझ चुकी है, बाशऊर हो गए हैं कि करप्शन किस तरह की जाती है और उसको फिर ख़त्म करने के लिए उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग किस तरीके से कमेटियाँ बना। सही है, बॉटम लाइन ये है कि हमें इसके नताइज चाहिए। आपने टास्क फोर्स बना दिया, फहरिस्त बनाकर उनके नाम मंजर यहाँ पर लाएं और फिर उनसे वो वसूली भी करें जो वो एक्स्ट्रा TADS जो हैं वो लेते रहे हैं। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो चलें इतना कर लें कि आइंदा फ्यूचर में जो है उस चीज़ को आप रोक दें। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी अली रामे की है। महकमा दाखिला के तरक्याती मनसूबों के लिए 7 अरब 37 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये बजट इस्तेमाल किया जा सकेगा? देखिए जी, सबसे ख़ास चीज़ जो इस खबर में मुझे नज़र आई है वो ये है कि लाहौर के थानों की हालत की बेहतरी के लिए जो है वो 7 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं। इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी। अगर आप लाहौर के थानों की हालत देखें तो यकीन जाने के परेशान हो जाते हैं। बेशतर थाने जो हैं वो रेंटेड इमारतों में हैं और बेशतर थाने जो है एक एक कमरे में जो है वो पूरा थाना जो है वो कायम है। और अगर उनके अंदर जो बहुत से थाने तो ऐसे भी हैं जिनकी चौकियां जो हैं वो टेंटों की बनी हुई हैं क्योंकि इमारतें जो हैं वो इस हद तक मखदूश हैं कि बरसात के मौसम में आप उनको इस्तेमाल बिल्कुल, ये कई बार प्लान बना के नए थाने जो हैं वो बनाए जाएंगे, ये किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ फाइलों की नज़र जो है वो हुई हैं। लेकिन अब जो 7 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, देखना यह है कि आया ये जारी तो हुए हैं, लगेंगे कितने? लेकिन और क्या 7 करोड़ काफी है लाहौर के थानों के? 7 अरब रुपए जारी किए हैं जिसमें से कुछ जो है वो शहर के थानों में खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल, शहर थाने 87 से ज्यादा थाने। और जिस तरह के इमरान कह रहे हैं कि लाहौर में थानों की कंडीशन चाहे शादरा का हो या फैसल टाउन का थाना हो तो वहाँ पे रेंटेड बिल्डिंग है, एक एक कमरे में वहाँ पे महरर भी बैठा है, ASI भी बैठा है, सामने जेल है। और जो कैदियों के जो जहाँ पर जेल होती है वहाँ पर हालात ये होते हैं कि शदीद गर्मी हब्स के मौसम में पंखे भी नहीं चल रहे होते, तो फिर साथ ही साथ जो पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं वो भी गर्मी में, और वो फिर उससे जो होते हैं वो पहले ही जो आवाजार से जिसे कहते हैं वो होते हैं और उसके बाद फिर जब कोई कंप्लेन करने आए थाने में तो सारा गुस्सा इसमें जो 7 अरब वाली बात है ना, जो फंड जारी हुए हैं, इसमें खबर में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि शहर के जो थानों की हालत है ना उसकी तामीर नौ के लिए सिर्फ 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। क्या सिर्फ 7 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ शहर के थानों की हालत की बेहतरी के लिए, क्या ये काफ़ी है 7 करोड़? सही। अगर आप थानों की हालत देखें, जैसे बेशतर थाने आप देख लें, सिर्फ इक्का दुक्का ऐसे थाने होंगे जो बहुत अच्छे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है। स्टेट ऑफ द आर्ट भी नहीं कहा जा सकता कि मॉडल थाने कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हालात कदरे बेहतर हैं बाकी थानों के निस्बत। थानों की हालत बेहतर होगी तो अफसरान उसमें बैठेंगे ना दिलजमी के साथ। पैसे लगाने से पहले ने ये भी सोचना चाहिए हुकूमत को, या तो शर्त रख देनी चाहिए कि जिस थाने की कारकर्दगी कोई बेहतर होगी उसको उसी तरीके से फंड्स दिए जाएंगे। वरना हमारे शहर में ही आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से अगवा हो रहे हैं, डकैतियां तो चले आम आदत सी बन गई थी। आपने अक्सर देखा होगा आपके दोस्त अहबाब जो रिश्तेदार फ़ोन करते होंगे कि हमारे साथ डकैती होगी, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं करवाते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि लोग डरते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको उस तरह से टैकल नहीं किया जाता थानों में। एडमिन अफसरान आपने लगा दिए, बहुत अच्छा इकदाम है जो बहुत से चीज़ों को जो है बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश मौजूद है। आप डरने की बात करें, किसी की चोरी अगर 10 से 20 हज़ार रुपए की हो जाए तो इस वजह से सिर्फ FIR दर्ज नहीं करवाते इमरान कि वहाँ पर जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम जब पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमने पेट्रोलिंग करनी है, 500 रुपए पेट्रोल का खर्चा। एक तो 10-15 हज़ार रुपए किसके चोरी का खर्चा। ना आप वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर बना रहे हैं, ना आप उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ना आप शिफ्ट आवर्स जो है वो कम कर रहे हैं, तो फिर टेम्परामेंट उनका किस तरह नॉर्मल रहेगा और वो साइलिन की बात किस तरह से सुनेंगे। ये जो मसला है इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अब 7 अरब 37 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें महकमा दाखिला भी है, जेल भी है, पुलिस डिपार्टमेंट भी है। अब 7 करोड़ रुपए थानों की तज़ीनो आराइश के लिए रखे गए, चलें ठीक है आप 7 करोड़ वहाँ खर्च कर दें, लेकिन जो बाकी इशूज़ हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। एंड आई रियली होप कि ये फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सके, ऐसा ना हो कि लैक ऑफ प्लानिंग हो और ये फंड्स जो हैं वो लैप्स कर जाएं, क्योंकि ऐसी भी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। खैर नाज़रीन, हम मजीद खबरें भी डिस्कस करेंगे। अगली खबर, डेडलाइन गुजर चुकी है जी, LDA प्लाजा की तज़ीनो आराइश भी अभी तक नामुकम्मल है और वही सूरत हाल होती है कि फ़ंड्स जारी हो जाते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं की जाती, जिसके बाद मंसूबे मुकम्मल नहीं होते और फिर फंड्स जो हैं वो लैप्स कर जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डेडलाइन गुजर गई, LDA प्लाजा की तज़ीनो आराइश जो है वो नामुकम्मल, काम 4 माह में मुकम्मल होना था। 47 करोड़ में से सिर्फ 25 करोड़ से भी कम फंड्स मिले, ख़राब सामान भी नहीं उठाया गया। आप सूरत हाल ये देखें कि 2013 में इस प्लाजे में आग लगी थी, उसके बाद इसकी तज़ीनो आराइश जो है वो कराई जानी थी और उसके लिए 3 साल लगे LDA को कि इसकी तज़ीनो आराइश जो है वो की जाएगी।
2016 में जो है मतलब रवां साल जो है वो इसका फ़ैसला ये किया गया था कि इसकी तज़ीन राइश जो है वो शुरू की जाएगी और 4 माह की जो है वो डेडलाइन दी गई थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो इस दुर्र नयाब ने भी इस कल जो है वो खबर कवर की है, सारी चीज़ दिखाई है, उसमें ये दिखाया गया कि तमाम तर सामान जो है जो जला था, खाकस्तर हुआ था, वो सारा सामान अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वो सामान जो है वो नीलामी के लिए भी अलाउ कर दिया गया था कि ये नीलाम होगा, लेकिन अभी तक सामान वहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, सूरत हाल ये है। दूसरी बात वो भी कि फ़ंड जो आपने बात की कि 47 करोड़ जो है वो मंजूर हुए थे और 25 करोड़ से भी कम फ़ंड जो है वो अभी तक इस पर खर्च हुए हैं। अगर बात ये की जाए कि जो LDA के मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ विंग्स हैं ना, वो जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये सामान निकालेगा तो हम अपना काम शुरू करेंगे। ये LOS शोबा जो है, जिसने LOS का मंसूबा तैयार किया है, उसने सामान जो है वो निकालना था और LDA जो है वो ये कह रहा है जी हमारा वो शोबा काम नहीं कर रहा, इस वजह से हम भी नहीं कर रहे। लेकिन इमरान, इससे एक अहम सवाल भी ये है कि ये जब आग लगी थी तो उस वक्त जो है वो इलेक्शन होने वाले थे, 9 मई को ये आग लगी थी और ये भी कहा जाता था कि ये आग जानकर लगाई गई है क्योंकि शहबाज शरीफ के या LDA के काफी बिल्कुल ये चीजें भी सामने आई थी हैं और वो कंट्रोवर्सीज हमेशा उठती रहती हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि आग लग गई, उसके बाद कितने साल गुजर गए, कितना अरसा गुजर गया, आपका इंटरेस्ट कितना है वो शो कर रहा है कि 47 करोड़ में से सिर्फ 25 करोड़ रुपए मिले। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, अपने ही डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपने एक टसल बना ली ना कि आप नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन तो अब जब टाइम गुजरता जाएगा लागत बढ़ती जाएगी। आप ये चीज़ देखें कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं कि अभी हमने इस प्रोग्राम के स्टार्ट पे जो खबर डिस्कस की कि अफसरान जो है जो सरकारी गाड़ियों के हामिल हैं वो सफरी अलाउंस ले रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होगी, शिकंजा तैयार कर लिया और बाकायदा तफ्तीश जो है वो शुरू की जाएगी। अब आप वो चीज़ देखें और ये देखें कि 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि इसकी तज़ीनो राय जो है शुरू की गई और 4 माह की डेडलाइन दी गई और अभी तक मुख्तलिफ जो शोबे हैं वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इसको कोई पूछने वाला नहीं। सबसे अहम चीज़ है आपकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो वैसे ही पड़ी हुई। इमरान, इसमें दिलचस्पी नहीं है, सिंपल सी बात है, वरना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबल कि वो एक दफ़ा एक स्टेटमेंट जारी कर दे या ऑर्डर जारी कर दे। ये कैसे मुमकिन है कि उसके जो प्रायोरिटीज और उस तरह से दिलचस्पी नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा महंगाई बढ़ती जाती है और फिर जो लागत है, लागत का तखमीना है वो भी बढ़ता जाता है और फिर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो हमारी जेबों से जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी ऑफिसर्स का तो एहतसाब ही कोई नहीं करते ना, बस उनके इंक्वायरी लगती है, इंक्वायरी लगने के बाद 2 रोज खबरें आती हैं और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है। चाहे उनका सफरी अलाउंस अब आई होप कि इनको 4 माह में मुकम्मल होना था, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। आई होप अब ख्याल आ जाए और ये जितने फंड्स रह गए हैं वो जारी करें और अपना काम जो है वो मुकम्मल, लेकिन पॉजिटिव रहना पड़ता है जी, वरना शायद आपका गुजारा मुमकिन ना रहे। आपके पास ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही शायद आप हेल्दी सोच सकेंगे और आप अपना किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट और जब उनके इदारों की बात आती है तो वो फिर वही आता है कि आप 8-9 साल, क्योंकि गवर्नमेंट की आप कारकर्दगी देखते हैं तो 8 साल से जो लोग मुसलसल हुक्मरान जमात हो और 30 साल से अगर बात करें तो तकरीबन को 15 साल तो इनके बन जाते हैं ना मुख्तलिफ टेन्योर, और उसके बावजूद आप यहाँ पर इनकी कारकर्दगी देखें तो सेहत के मामले में देख लें, तालीम के मामले में देख लें, सरकारी ब्यूरोक्रेसी के मामले में देख लें, तो यहाँ पर लेकिन उमर फिर वो कंपैरिजन में चले जाते हैं और बाकी सूबों के साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे जी, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हम डिस्कस करेंगे। शहर में गैर मेयारी दूध की फरोख्त न रुक सकी, दुकानों पर गंदगी, रंग बिरंगे प्लास्टिक के डब्बों के अंदर दूध जो है वो सप्लाई किया जाता है और उसके बाद वही बेचा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस पे लिया इसका, दूध के हवाले से जो मुज़र सेहत दूध पिलाया जा रहा है, फिर उसके अलावा मिनरल वाटर और डेयरी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ब्रायलर गोश्त भी आ जाता है। अब फूड अथॉरिटी कार्रवाइयाँ तो कर रही है लेकिन किसी सूरत मुज़र सेहत दूध की फरोख्त जो है वो नहीं रुक पा रही है। देखिए, आप जब तक मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफार्म पे नहीं लाएंगे तब तक ये सूरत हाल जो है वो किसी तरह भी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें देखा जाए कि ज़िले शहर में जो नॉर्मली दूध की कीमत जो रेट सरकारी रेट मुख्तस किए गए हैं वो तकरीबन 70 रुपए हैं कि 70 रुपए किलो जो है वो दूध फरोख्त हो। आपने उमर भाई की तरफ देखा है, क्या आप घर में दूध नहीं लेकर आते और आप खरीद कर लाते हैं? दूध लेने की बात नहीं है, क्योंकि उमर जो है वो भी पिछले दिनों जब हम कवरेज कर रहे थे तो उसमें उमर जो है वो भी उस कवरेज में शामिल था, इसलिए मैं इससे कंफर्मेशन चाहता था। देखा ये जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको खालिस दूध जो है वो 70 रुपए में मिले। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो डंडा देना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है कि जी आपने हर हाल में ये जो है दूध जो है वो 70 रुपए में फरोख्त करना है, ठीक है। मुख्तल ना किया जाए तो फिर आपकी दुकानें बंद कर दी जाती हैं, ठीक है।
आपके लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिए जाते हैं। इमरान, देखिए ना, रेट कहाँ पर दिखाई देती है? अगर गवर्नमेंट ने 70 रुपए का रेट मुकर्रर भी किया है तो आप जाएं दुकानदार के पास, 70 रुपए में मिल ही नहीं सकता। देखिए आप पानी मिला दूध की बात करें, चलें ठीक है, आप वो भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो स्टेरॉइड्स गाय भैंसों को लगाए जाते हैं, जो हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि दूध ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें उसकी मिलावट भी शामिल हो जाती है। और फिर जिस तरह रंग बिरंगे डब्बों में उनकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, वहां पर कितना गंदा हो गया। लाहौर के, हम सारे लाहौर के रहने वाले, जब दुकान पर जाएं तो दूध वाले इस तरह फरोख्त करते हैं कि आपको 90 रुपए वाला चाहिए या 100 रुपए वाला, यानी दो रेट होते हैं। तो 90 से 100 रुपए वाला पीछे पड़ा होगा, जो 60-70 रुपए वाला वो सामने पड़ा होगा। अच्छा, वजह पूछे तो बड़ा सच बोलते हैं, वो कहते हैं उसमें कम पानी उसमें ज्यादा पानी, तो जो जिसने कम पानी वाला दूध लेना है वो 100 रुपए अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि पानी चले मिला हुआ है और जो गैर मयारी दूध है, मतलब डिटर्जेंट पाउडर उसमें डाले जाते हैं, चूना मिलाया जाता है दूध के अंदर कि उसकी मिकदार बढ़ाई जा सके और वो बेचा जा सके। फूड अथॉरिटी ने कई दफा रेट्स किए हैं और यहाँ पर देखने में आया कि बड़े अहम ब्रांड्स लाहौर के जो यहाँ पर लोग जो है वो दूध लेने जाते हैं तो वहाँ पर देखा गया कि मुज़रे सेहत जो है वो दूध था, दूध बिल्कुल क्वालिटी का नहीं था और वही दूध हम लोग पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, बुजुर्ग पीते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ तो जब रेट की बात आती है तो ज़िला इंतज़ामिया पर एक सवालिया निशान होता है, लेकिन फूड अथॉरिटी का भी आता है कि सिर्फ छापे मारने पर ही रह गए, रेड करके सील करके चले जाते हैं और बाद में फिर खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। फूड अथॉरिटी का काम तो सिर्फ यही है ना कि जब वो रेड करती है, उस दौरान चले मीडिया कवरेज हो गई, उन्होंने जो एक्शन लिया, अगले दिन जो है वो दुकान, चाहे वो होटल है या दूध की दुकान है, दही की दुकान है, वो चीज़ें दोबारा खुली होती हैं। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ये सूरत हाल कही थी कि जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ले आते, उनसे ये बात नहीं करते, तब तक आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और शहर में ये चीज़ जारी रहेगी। देखें, इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, महंगाई भी इसकी बड़ी वजह है, ठीक है। यही वजह है कि जो गवाले होते हैं वो अपना दूध जो है उसमें पानी मिलाते हैं। ऑब्वियसली उनसे बात की जाए तो वो यही कहते हैं जी जो गाय भैंसों का चारा है वो महंगा हो चुका है, खाद्य जो है वो महंगी हो चुकी है, इसी वजह से वो स्टीरॉइड इंजेक्शन जो है वो देते हैं। अच्छा, लाइव स्टॉक जो है वो भी उन्होंने भी रेड शुरू की होती है कि जी अगर कोई गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाएगा तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और दूसरी जानब जो है ज़िला इंतज़ामिया ने रेट मुख्तस किया होता है कि जी 70 रुपए से ज़्यादा आप दूध फरोख्त नहीं कर सकते। अब ये देखें, अब इस फुटेज में देख लें कि किस तरह दूध जो है वो लाया जाता है, किस तरह बोतलों के अंदर वो, अब मतलब आप बता भी नहीं सकते हैं। और इतनी गंदी जो है वो गंदगी जो है वो बांट रहे हैं शहर में। अब पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन अभी भी नाकाफी है क्योंकि बहुत सी गुंजाइश मौजूद है जहां पर ये जहर जो है वो बेचा जाता है। सिमल, आप ये देखें ना, एक गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता डिब्बे का दूध या 100 रुपए से जायद का दूध जो है वो फरोख्त नहीं कर सकता। अब वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा ऑब्वियसली यही करेगा ना कि 60-70 रुपए डब्बे के दूध की बात की, 110 रुपए का 30 रुपए का पाओ बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर भी आपको श्योरिटी नहीं है कि ये साफ है या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर डाले जाते हैं। कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। एक जानने वाले वो बताते हैं कि गाँव के वो रहने वाले, वो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दूध की, तो वो उनसे दूध जिस तरीके से लिया जाता है वो ज़मींदारों के पास जाते हैं और जाहिर बात है सारा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो फिर वहाँ पर कोई जब प्लांट में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो बढ़ जाता है दूध, या जो मतलब जो भी उसका होता है, उसके बाद वही डब्बों में पैक करके हम लोग पी रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि ये डब्बे का दूध है तो ये तो चले बड़ा बेहतर दूध होगा, लेकिन जब उसको भी इंटेरोगेट किया जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि ये भी मुज़रे सेहत है। तो इस हवाले से कम अज़ कम जो खाने पीने की अशिया है वो तो हमारा राइट है और हुकूमत का ये फ़र्ज़ भी है। और फिर हम बात करें अगर टेट्रा पैक्स की, तो आप बाहर के, आप दोनों ने सफ़र भी किया हुआ है बाहर, आपने देखा भी होगा कि एक्सपायरी जो दूध के डब्बों के ऊपर लिखी होती है वो मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा की एक्सपायरी नहीं होती। यहाँ तो हमने महीना एक्सपायरी डाली होती है, तो आप सोचे दूध को प्रिजर्व करने के लिए कितने केमिकल्स उसमें इस्तेमाल किए जाते होंगे। यही बात है ना कि इनको अब जैसे आप बात कर रही हैं कि पैकिंग वाले दूध है, हमको और फिर कहा जाता है कि इसको बॉयल नहीं करना, ये तो बॉयल है। आप बॉयल करेंगे तो क्या हकीकत सामने आ जाएगी, दूध खराब हो जाएगा। थोड़ा सा उससे एहतियात भी करते हैं ना कि फिर मालूम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल बात करनी चाहिए सिचुएशन की खाने पीने की अशिया के हवाले से, सिर्फ दूध नहीं बल्कि बिल्कुल। कल भी कोहिनूर होटल को सील किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए। अभी भी ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं शहर में जहाँ पर गंदगी खिलाई जा रही है, गली सड़ी सब्जियां, कीड़े मकोड़े तो आम है वहाँ पे। आप आज चेक कर लें, वो कोहिनूर होटल खुला होगा। कैसे जाते हैं? मुकमुका से खुलते हैं यार, बात मुकमुका की नहीं है। वैसे देखें ना कि जब आप फॉलो अप नहीं करेंगे, आप देखें, आप फॉलो अप, बस आपका मकसद ये नहीं है कि जी आपने बस वहाँ से चीज़ें जो है वो गंदगी मिली है और आपने सील कर दिया है। जब तक वो चीज़ें ठीक ना करें आप उसे ना छोड़ें।
और ये कार्रवाई जो है बिला इम्तियाज होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये भी हुआ है कि दो तीन दफा एक ही जगह पर छापा मारा गया और अगर एसओपीज पूरे नहीं है तो उनको दोबारा, लेकिन वैसे तीसरी दफा अगर जो है वो मुजरे सेहत कोई चीज तो लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस जो है उसकी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये हाल है कि जिसका दिल करता है, लाहौर का में ये हाल है कि कुछ चिक्कड़ छोले लगा लेगा, कोई दाल माश बेचना शुरू कर देगा। कोई फूड अथॉरिटी की जो रिट है कि भाई वो किस तरीके से वो लगाते हैं वहाँ पर, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई दही भल्ले बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, ये नहर पर ही आप चले जाएं रात के वक्त आप देखें वो यहीं पर आपको दिखाई देंगे। तो कोई हुकूमती रिट ज़रूर होनी चाहिए एटलीस्ट कि कोई चीज़ जब लगाने से पहले, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो सड़क पर हो, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के हवाले से फूड अथॉरिटी समेत या दीगर जो भी ज़िले इंतज़ामिया है, ऑफिसर्स, उनको इस हवाले से जो है वो इंटेरोगेट करना चाहिए कि वो किस तरीके से दुकानें खोल लेते हैं। जिसका दिल करता है रेडी लगा लेता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है, रोड ब्लॉक कर देता है, कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो उस तरह से मौजूद नहीं है। और यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर डिस्कस करेंगे। सदर वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के लिए 26 लाख के नए मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं। प्रोटोकॉल कितना ज़रूरी है? 1300 सीसी की मोटरसाइकिलें खरीदी गई हैं और हैवी बाइक्स हैं ये, और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल। देखें, ये इरफान मलिक की खबर है। 26 लाख की जो नई मोटरसाइकिलें खरीदी गई हैं वीवीआईपी प्रोटोकॉल के हवाले से उनको दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये तोहफा होगा। जब हम वीवीआईपी प्रोटोकॉल के हवाले से बात करते हैं तो इनके लोगों के काफिले देख लें आप, इन लोगों के प्रोटोकॉल देख लें और इनके फिर बातें देख लें कि ये किस तरीके से कहते हैं कि हम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे जब प्रोटोकॉल के चक्करों में पड़ जाएंगे। तो प्रोटोकॉल से ज़्यादा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। बच्चे किडनैप हो रहे, सबसे अहम इशू है आजकल लाहौर का। वो सदर साहब जब लाहौर तशरीफ़ लाए थे तो वो 27-28 गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ उनके प्रोटोकॉल के लिए लगी हुई थी। जो मुसलसल एक मिनट का पूरा जो प्रोटोकॉल है वो हर शाहरा से गुजर रहा था और तमाम सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई थी शहरियों के लिए। और फिर उसके बाद जो ट्रैफिक की सूरत हाल हुई वो तो एक और कहानी रह गई। यही प्रोटोकॉल अगर बंद रोड के इलाके में रावी, ठोकर न्याज बेग और जो लाहौर के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर लगा दिया जाए और ये चेकिंग की जाए कि किस तरीके से वहाँ पर कोई जराइम पेशा अफराद तो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो रहे, तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा बहुत हद तक सिर्फ बच्चों की किडनैप नहीं बल्कि जो दीगर जो चोरी डकैती के वाक़यात हैं उनमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो एलीट के और जो बेहतरीन ऑफिसर्स हैं जो पोजीशन हासिल करते हैं, ये तकरीबन चंद साल कबल थी, तो उनकी जो ड्यूटी है वो रायवंड में लग जाती है या वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के साथ लग जाती है। तो इस हवाले से देखना चाहिए कि जो आला ऑफिसर्स, जो अच्छे लोग जो हैं वो रिक्रूट होकर आते हैं, हायर होकर आते हैं, तो उन लोगों को आला शख्सियात के प्रोटोकॉल की बजाय आम आवाम की जो है वो हिफाजत करनी चाहिए। डॉल्फिन फोर्स आप देख लें, नई फोर्स मुतारिफ कराई, एलीट फोर्स देख लें, इसके अलावा पंजाब पुलिस है, काफ़ी फोर्सेस यहाँ पर है। अब तो ऐसा लगता है कि ए फोर्स, बी फोर्स, सी फोर्स, डी फोर्स आ जाएंगी, लेकिन अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल। और अवाम का तहफ़्फ़ुज़, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी यानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो जिस तरीके से 26 लाख की मोटरसाइकिलें ले ली गई, सदर की बजाय अवाम को सदर जितना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। और यकीन करें कि जब अवाम, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, क्या अवाम की जिम्मेदारी है हुक्मरानों की हिफाजत करना या हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की हिफाजत करें? क्यों टेंशन ले रहे हैं? छोटे भाई ने बड़े भाई को गिफ्ट दिया यार क्या हुआ अगर हमारे 26 लाख रुपए से उन्होंने लेकर दे दिया है? देखिए ना, पंजाब तो इत्तेफाक फाउंड्री के पैसे से देना, वज़ीर आज़म पैसे से, आप सदर की बात कर रहे हैं, इसमें वज़ीर आज़म का नाम भी बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है कि सदर और वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के लिए 26 लाख की मोटरसाइकिलें। देखिए बात, अगर ये तो मजाक की बात कर रहा था, लेकिन अगर देखा जाए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप बात ये करें कि अगर लाहौर में सदर और वज़ीर आज़म आते हैं, उनको जो प्रोटोकॉल देना है उसके लिए आप पहले तो जो है वो आपकी ट्रैफिक पुलिस जो है उसके पास हैवी बाइक्स हैं जो नॉर्मली स्कॉट के चलती हैं। अगर उससे आपका दिल नहीं भर रहा तो यार आप नहीं, आपकी डॉल्फिन फोर्स है वो तो वैसे लेकर जाना नहीं चाहते ना, वो तो वैसे भी छाप लग जाएगी कि आप रोड पे फिर रही होती है ना, चले वो साथ साथ आप लगा रहे हैं। अब स्पेशली ये मैं बाइक्स देख रहा था, बड़ी खूबसूरत बाइक्स हैं, बल्कि ये तो ट्रेनिंग भी इनकी ठोकर न्याज बेग पे जो है वो हो रही है इस हवाले से। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये यही बाइक्स जब बारिश के बाद पोश इलाकों से गुजारेंगे तो लग पता जाएगा, जब पानी खड़ा होगा वहां पर और फिर इनको ख्याल आएगा कि अपनी गाड़ी में बैठे होंगे, प्रोटोकॉल का मामला जो है वो इस पानी से गुजरा होगा। कल बारिश हुई है, गर्मी का जोर टूटा, लेकिन
मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो हमेशा की तरह ज़ेर आब आ गए, पानी जमा हो गया वहाँ पर। और अब अंदरून साइड पर क्या जाएँ, आप गुलबर्ग की गालिब रोड की मिसाल ले लें, गुलबर्ग में ऐसी बहुत सी शाहराएं मौजूद है जहाँ पानी जमा हो जाता है और कुछ ख्याल नहीं। प्रोटोकॉल नहीं ना गुजरता। देखें, अगर उनका प्रोटोकॉल गुलबर्ग से गुजरना है बारिश के बाद, अगर वहाँ पानी खड़ा है तो आपकी तमाम तर मशीनरी जो है वहाँ पर मौजूद होगी उस रोड को बिल्कुल साफ करने के लिए, ठीक है। ना आपके प्रोटोकॉल, ना आपको गाड़ियों का सामना करना पड़ता, जब सदर या वज़ीर-ए-आज़म सामने आते हैं रश का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। तमाम सिग्नल जो है वो बंद होते हैं, तमाम सड़कें जो है वो साफ होती हैं। तो इस चीज़ को तो आप छोड़ दें ना कि वो कभी बारिशी पानी की शक्ल देखेंगे। ये तो वज़ीर आला की मेहरबानी के अक्सर जो है बारिश के बाद वो कभी कभार निकल आते हैं, ये उनका करम है। काफी अर्सा हो गया, बल्कि लाहौर के लोगों की तो अब शायद लक्ष्मी टूटा हुआ है, अब वो चौधरी शहबाज साहब की जिम्मेदारी है, वो जरा थोड़ा सा परेशान है कि तारुल कादरी और इमरान खान जो है वो काफी परेशान कर रहे हैं। जैसे आज तारुल कादरी धरना करेंगे, और लेकिन मैं देख रहा था कि कंटेनर जो है वो सुबह से आना शुरू हो गए हैं। देखिए, पब्लिक का, अवाम का क्या कसूर है, जो लोग उन ताजरों का क्या कसूर है जो जिनके कारोबार बंद हो जाएंगे ना, जो बेचारे सफर कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है। लेकिन एहतजाज इस तरह नहीं करना चाहिए कि लोग, अब देखें जो कोई मरीज होगा वो बेचारा परेशान होगा अस्पताल पहुंचने के लिए, कोई शख्स अपनी दुकानें खोली थी और उन दुकानों पे काम करने वाले दिहाड़ी पेशा वो मजदूर जिनकी आज दिहाड़ी नहीं लगेगी और वो घर क्या करेंगे। को मशवरा ये देना चाहिए कि भाई अगर आपने हुकूमत पे प्रेशर डालना है तो 180 माल टाउन चले जाओ, आप रायमंड चले जाओ, वहां जाके बैठ जाओ जहाँ पे आगे असर तो। लेकिन अब बात ये है कि थोड़ी, अब इस पे क्या कह सकते हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। माल रोड एक अहम शाहरा है, और जब उस हवाले से बात की जाती है तो सब लोगों का एक प्रेशर है कि जी किसी नाबीना अफराद ने एहतजाज करना है, माल रोड पर करना है, असातिज़ा ने करना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं ये हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये अवाम के खिलाफ किए जाते हैं, क्योंकि अवाम इससे ज्यादा तंग होती है। अच्छा इमरान भाई, ज़िले इंतजामिया की जानिब से डीसीओ साहब ने ये अहकाम भी जारी किए थे कि नासिर बाग चले जाए, वहाँ एहतजाज करें, उसका क्या बना? मुझे यही था कि अभी आप यही क्वेश्चन करेंगे और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार था। देखें, ज़िला इंतज़ामिया ने शायद इसी वजह से 2-3 चीज़ें थी कि ठीक है वो तो आप चीज़ छोड़ देना कि गवर्नमेंट प्रेशर लेगी इस चीज़ का, धरनों का या एहतजाज का। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बल्कि हाई कोर्ट जो है उसके भी वाज़ेह अहकामात है कि माल रोड पे कोई एहतजाजी जलसा जलूस रैली जो है वो नहीं निकलेगी। अब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो करती ये है कि वो इनको एक लेटर जारी कर देती है कि जी हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत हैं कि आप यहाँ पे धरना नहीं दे सकते, जलसा नहीं कर सकते, रैली नहीं लग सकते। अब ज़िला इंतज़ामिया करती क्या है, ज़िला इंतज़ामिया कह देती है जी जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, अगर खुदा न खासा कोई ना कोई दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, सिक्योरिटी जो है वो आपकी होगी, हम बरियुस ज़िम्मा है। आप नासिर बाग चले जाएं, वहाँ हम सिक्योरिटी देंगे, अगर आप माल पे आते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या इससे जो लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ या जिनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, क्या वो सुकून में आ जाएंगे इस तरह? माल रोड शहर की वो अहम शाहरा है जिससे किसी न किसी तरीके से आप कह सकते हैं तकरीबन तमाम शहरियों का 50 से 70% लाहौरियों का तो ज़रूर गुजर वहाँ से होता है। कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपने कारोबार के लिए जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है। तो माल रोड एक ऐसी जगह है जो शहर की सबसे अहम तरीन शाहरा, स्पेशली जब से आपका ऑरेंज लाइन का काम चल रहा है, तमाम मेन शाहराएं बंद है, तब से ये माल रोड जो है मजीद ज़्यादा अहम है। लेकिन एहतजाज इस रोड पर किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि लोग जो डिस्टर्ब होते हैं, जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, ये अवाम के खिलाफ ही एहतजाज दिखाई देता है। चाहे वो नून लीग करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे तहरीक इंसाफ, किसी ऐसी जगह पर एहतजाज कर लें जहां पर जैसे जो है कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि ग्राउंड हो, नासिर बाग मौजूद है, वहां पर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, क्योंकि एहतजाज भी उनका राइट है। हटकर वहां जाकर आप एहतजाज करें, मीडिया भी कवरेज करेगा। मुस्लिम लीग नून खुद भी याद होगा आपको कि खुद भी एहतजाज करती थी, खुद जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आला ओहदेदारान एहतजाज करवाते थे लोड शेडिंग के खिलाफ। तो और ये भी माल रोड समेत मुख्तलिफ शहरों पर करवाते थे। अब हुकूमत में आ गए तो हम उस एहतजाज को भी जो है कभी भी वो उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब जबकि ताहिरुल कादरी साहब एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज उनका हक है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहां से आम लोग मुतासर हों। बिल्कुल सही, आम लोग मुतासर हों और फिर लोगों को परेशानी हो, वो चाहे ट्रैफिक की मद में हो, वो चाहे अपने रोज़मर्रा के कारोबार की मद में हो, या आम गुजरने वाले। जैसे आपने कहा कि बहुत सी एम्बुलेंसेज जो है वो इस एहतजाज में फंस जाती हैं, बहुत से लोगों को ऑफिस पहुंचना होता है, टाइम पर कहीं जाना होता है, आपकी मीटिंग्स डिले हो जाती हैं, और फिर ट्रैफिक का इतना बुरा
सूरत हाल वहाँ पर बनती है, एहतजाज, बुरी मैं आपको बता रहा हूँ, सिचुएशन बनती है। एहतजाज लोगों का राइट है, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है वो होना चाहिए, लेकिन नासिर बाग मौजूद है, इसी तरीके से और अहम जगह है जहाँ पर आप, लेकिन उनको लगता है जब तक शहर को चौक ना कर दें, जब तक 10-12 लोग जो हैं वो इसमें परेशान ना हो, क्योंकि गर्मी में आपको पता है जब बेहोश हो जाते हैं या इस तरह की सिचुएशन आती है, अब 2000 अहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे, तो इसका मतलब कहीं और से उनको उठाकर खास तौर पर इस ड्यूटी के लिए मामूर किया गया। बिल्कुल इसी तरह है। और अगर उस इलाके में खुदा न खासा कोई चोरी डकैती या दूसरी कोई वारदात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब सारी पुलिस जो है वो आप ला रहे हैं माल रोड पे कि ठीक है, और शहर में जो दूसरी सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको कौन देखेगा? बच्चे अगवा हो रहे हैं, उस हवाले से किस तरह काम करेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या एहतजाज किया जाता है और किस तरह से अपने मुतालिबात सामने लाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, उमर इस्लाम, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। चुबुर्जी के बाग की हम बात कर रहे हैं, तो आपने जैसा कि बताया कि मियाँ बाई के नाम से जो है वो रखा गया, तो फिर चुबुर्जी नाम कैसे? चुबुर्जी इसका नाम जो है वो इसलिए मशहूर हुआ कि इसकी जो ड्योढ़ी है, एंट्रेंस जो है इस वक्त भी जो मौजूद है, असल में इस बाग के चारों तरफ इस तरह की ड्योढ़ियाँ थी और तमाम बागात या जो भी इमारतें बनती थी मुग़ल दौर में उनकी इसी तरह से हर चारों तरफ जो है वो ड्योढ़ियाँ बनाई जाती थी। ड्योढ़ी जो है वो गुजरने के रास्ते को कहा जाता था और ये इतनी बड़ी इसलिए बनाई जाती थी कि हाथी जो है माँ हमारी यानी सवारी के साथ इससे गुजर सके। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है ये ड्योढ़ी है? ये ड्योढ़ी है, इस बाग की एंट्रेंस है। अच्छा। मुल्तान रोड से जो थी, तो ये इस वक्त जो है ये सिर्फ एक मोनूमेंट जो है एंट्रेंस वही बची है, बाकी तमाम इमारतें बिमा ड्योढ़ी और बिमा फसील चारों तरफ इस बाग के दीवार भी थी। अच्छा। वो तमाम जो है वो मस्मार हो गई, वो खत्म हो गए। तो इस ड्योढ़ी के चारों तरफ जो है एक होता है मीनार और एक होते हैं बुर्ज। मस्जिदों में मीनार और शाही इमारात में जो है वो बुर्ज बनाए जाते थे। तो ये बुर्ज इस ड्योढ़ी के चारों तरफ जो है बुर्ज हैं और ये बुर्ज जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं इससे ऊपर भी थे जो गिर गए। तो इन 4 बुर्जों की वजह से चौबुर्जी जो है यानी 4 बुर्जों वाली इमारत इस वजह से ये मशहूर हो गई। यानी बाग का नाम जो है बाग मियाँ बाई, बाद में आकर ये बाद में बाग मियाँ बाई मुग़ल दौर में चलता रहा, लेकिन फिर जिस वक्त वो बाग ख़त्म हो गया और सिर्फ ये ड्योढ़ी बच गई तो वो 4 बुर्जों की वजह से ये इमारत जो है वो चौबुर्जी। अच्छा, बुर्ज बनाने का मकसद क्या था? आप सीधा सीधा एक रास्ता भी तो दे सकते थे, इतनी मेहनत की और एक स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब अगर आप एंट्रेंस की बात भी करें तो ये बहुत खूबसूरत अपने दौर में ऐसा लगता है कि इसकी वजह ये होती थी कि आप ये देखें कि एक तो बागात भी जो थे ये चारों तरफ इसी तरह से, यानी पेशावर की तरफ जाएँ आप तो बाग दिलकुशा था, अगर आप दिल्ली की तरफ जाएं अमृतसर इस साइड पे तो शालामार बाग, इसी तरह से मुल्तान रोड पे ये बाग था। किले से मुख्तलिफ इन बागात में सुरंगें जाती थी। अच्छा। यानी अगर हमलावर आते हैं तो उस सूरत में मुख्तलिफ बागात में से निकल के, यानी अगर पेशावर की तरफ से हमला हुआ तो दूसरी साइड पे जो है रास्ता उस तरह से निकलना है। अगर अपना शालामार बाग की तरफ से फौज आ गई, कोई हमलावर आ गए तो वो बाग दिलकुशा की तरफ से निकल जाएंगे। इस तरह से। तो वो अब सुरंगें मौजूद हैं या वो सुरंगें मौजूद हैं लेकिन उनको किले से बंद कर दिया गया है। अच्छा। ये तकरीबन तमाम बागात और तमाम तारीखी जो इमारत थी उनसे इनका लिंक था और ये लिंक दर लिंक जो हैं ये दूसरे शहरों तक यानी दिल्ली तक या इस तरह से ये पहुंच रही होती अच्छा। थी। डायरेक्ट नहीं, मतलब मुख्तलिफ मुकामात पे एक बाग है वो उसमें निकल रही है, उससे फिर लिंक अगले हिस्से में अगले इस तरह से करके, तो ये ताकि जो है अंडरग्राउंड रास्ते बना रहे थे। कितनी प्लानिंग करते थे वैसे मुगलिया दौर के बादशाह जी। और दूसरा इसका मकसद ये था कि उनकी जो रोब दबदबा और जाहो जलाल है वो जाहिर हो इन इमारत से, इन बुर्जों से। तीसरा ये था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी जी, बड़ी बड़ी उतना बड़ा आपका जो एम्पायर है वो लगेगा, शान और शौकत आपकी वो जाहिर हो। अच्छा। दूसरा ये मकसद था कि इन पे छोटी तोपें और वो चढ़ा के तो फिर फायर किए जा सकें और आप दुश्मन को जो है वो बुलंदी से उसको अटैक कर सके, उसको निशाना। तो इनके ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था? हाँ बिल्कुल रास्ता था, लेकिन हर बुर्ज में नहीं, एक बुर्ज में ये बनाते थे रास्ता, ताकि अगर कोई ऐसा मसला होता है कि हमलावर दाखिल होते हैं फौरी तौर पे वो चारों तरफ से ऊपर ना चढ़ सके। तो इसका भी जो चुबुर्जी की जो ड्योढ़ी है इसमें भी एक हिस्से में इसका जो है वो सीढ़ी थी। ये आखिरी सिख दौर में 1840 के करीब ये बुर्ज जो है वो एक हिस्सा इस ड्योढ़ी का वो गिर गया था। तो वो एक मीनार गिर गया था।
पूरा हिस्सा ही, बल्कि एक इसका बुर्ज हम उसको कहेंगे, वो पूरा गिर गया था। अच्छा। और उसके साथ अगर आप अब भी गौर से देखें तो वो सारा हिस्सा आपको अलग से बना हुआ नजर आएगा, और 3 बुर्जों पे आपको जो काम रोगनी टाइलों पे नजर आ रहा है वो चौथे पे नहीं है। अच्छा, वो बाद में बनवाया? हाँ, क्योंकि ये बाद में वो बनवाया, पाकिस्तान की हुकूमत ने बनाया जी, था वो या पाकिस्तान बनने के बाद बनवाया गया। और जिस वक्त इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी तो तमाम ममालिक के मुस्लिम वज़राए आज़म ने आना था यहाँ, उस मौके पे जो है जो इसकी दोबारा से मरम्मत की गई ड्योढ़ी की, और उस बुर्ज को दोबारा बनाया गया। अच्छा। तो वो एक बुर्ज जो है वो आपको बिल्कुल अलग नज़र आता है, वो मशरकी दाईं कोने का बुर्ज है, वो अब पिछली साइड पे ड्योढ़ी के। तो उसमें वो सीढ़ी थी, लेकिन जब ये दोबारा बनाया गया है तो वो सीढ़ी नहीं बनाई गई। इस वक्त इस ड्योढ़ी पे चढ़ने का मतलब बलाई मंजिल पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मतलब अब आप ऊपर नहीं जा हाँ, सकते, नहीं और जा वो वाला सकते। हिस्सा गिरा था जहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ सीढ़ी करती थी, वो लेकिन खुद ब वो खुद मीनार गिरा अब था। दोबारा बनाया गया, लेकिन उसमें अब सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई। ठीक ठीक। अच्छा, अब ऑरेंज ट्रेन भी गुजर रही है यहाँ से, और बड़ा एक शोर भी सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया। यूनेस्को ने भी इस हवाले से बात की कि बहुत करीब से शायद ये गुजर रही है, तो क्या उससे बिल्डिंग को नुकसान पहुँचने का हाँ, खतरा है? जाहिर है कि जिस वक्त ट्रेन ने गुजरना है तो एक कुदरती बात है कि वो जो लर्जिश कोनी है उससे इस इमारत को नुकसान पहुँचेगा। एक तो ये कि किसी भी इदारे की तरफ से, हालांकि महकमा आसार कदीमा जो है उसको भी ये चाहिए था कि इस इमारत की हिफाजत की जाती, उन्होंने कोई इसकी पानी की निकासी का भी इंतज़ाम नहीं है। मैंने खुद कई दफ़ा देखा जिस वक्त बारिश हो रही होती है तो जो इसके परनाले हैं उनकी बजाय पानी जो है वो दीवारों से रिस रिस के बाहर निकल रहा होता है, छत पे पानी खड़ा होता है। इसी तरह से जो इसकी फर्स्ट मतलब पहली मंजिल की जो छत है उस पे बौछार के ज़रिए जो पानी उसके अंदर जाता है उसकी भी निकासी का इंतजाम नहीं है, और वो सारा पानी या तो छतों पे खड़ा रहता है या दीवारों के अंदर से रिस रिस के जिसकी वजह से वो फिर नुकसान का बायस उससे बनेगा। मसाले जो हैं हालांकि बड़े वो मजबूत और पायदार थे, वो ख़त्म होकर उनसे सुराख बन के तो वो पानी इस तरह से निकल रहा है जिससे इस इमारत को ख़तरा है। और अब तक ये खड़ी इस वजह से है कि जिस वक्त इसका ये मीनार तामीर किया गया था उस वक्त सपोर्ट के लिए दोनों तरफ आप देखेंगे इसके दीवारें हैं, वो दीवारें शुरू से नहीं थी। अच्छा। वो सपोर्टिंग जो है वाल बनाई गई हैं, ठीक है कि ये उसकी बिल्डिंग वजह गिरे से ना। जी उसकी वजह से जो है ये बिल्डिंग अपनी ग्रिप में है और अब तक खड़ी है, वरना ये अब तक जिस तरह से बारिशों में और इसकी हिफाजत नहीं की जा रही तो ये अब तक गिर जाती तो है। महकमा आसार कदीमा क्यों तवज्जो नहीं देता? एक अच्छी बिल्डिंग है और एक अच्छा चौक, मतलब आपकी तारीख के साथ साथ खूबसूरत भी है अगर आप उसको प्रिजर्व करके रखो। खूबसूरत, और फिर इस पे जो काम हुआ है ये देखें कि एक पूरा आर्ट, और वो टाइलें जो रोगनी मुख्तलिफ कलर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह से मस्जिद वजीर खां में भी हमें वही काम दिखाई देता है। इसकी मुमासलत उससे आपने जैसे कि है, और वो इतना अच्छा काम है कि जिन 3 बुर्जों पे वो नज़र आ रहा है वो ऐसे लगता है जैसे अभी चंद साल पहले ये काम किया गया हो। तो उसके अलावा ये कि इसकी ड्योढ़ी पे आयतल कुर्सी भी लिखी हुई है जिसका कुछ हिस्सा अभी तक हमें नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों की अगर उस तरह से तो खैर वो नहीं दोबारा रेनोवेट की जा सकती। आम लोगों की इमाज का बन गया कि लोग रात को वहाँ पर उस ग्राउंड में, जो छोटा सा ग्राउंड है उसके गिर्द, वहाँ सोया करते थे और वहाँ सोते हैं। उसके अलावा के इश्तिहारात वगैरह जो है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से वो लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। और वो जो है वो भी इमारत को नुकसान, फिर सर्दियों में ख़ास तौर पे कुछ नशई या इस तरह के लोग वहीं डेरा लगाते हैं और वो लकड़ी इकट्ठी करके और इसकी दीवारों के साथ वो आग जलाते हैं बाकायदा, और वो फिर मच लगा के और जो है अपनी सर्दी से बचने के लिए वो वहाँ बैठते। उससे भी दीवारें जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो स्याह हो चुकी हैं धुएं से, और इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। एक तो आसार कदीमा की तरफ से चौकीदार भी है, लेकिन क्योंकि वो नशावर लोग ज़्यादा हैं तो वो उनके काबू नहीं आते और वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो उन्होंने अपनी अमाजगाह जो है इस इमारत को बनाया हुआ है। तो दूसरा ये कि इसकी प्रॉपर हर साल जिस तरह से एक मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि जितनी टूट फूट या जितना भी कोई ऐसा मामला है वो साथ के साथ कवर होता रहे, तो उसकी देखभाल नहीं बिल्कुल सही। तजावुज़ात की नज़र भी कर दिया जाता है राव साहब जी कि इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इससे भी जो है इस इमारत की जो खूबसूरती जो है वो काफ़ी मुतासर हुई है। इससे पहले कि ये इमारत जो है वो ख़त्म हो जाए, ज़मीन बोझ हो जाए, महकमा आसार कदीमा को अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा, छुट्टी है इंजॉय कीजिएगा, मौसम भी अच्छा रहेगा। महकमा मौसमियात तो यही कह रहा है कि बारिश होगी, आई होप बारिश हो जिसको आप इंजॉय करें और बारिश जो है वो सिर्फ रहमत रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।